Good morning to all. I am from TSN the school and today I am going to start chapter number 10 Science in class 10th. The name of the chapter is Light, Reflection and Refraction. Let me start. In the starting of this chapter यहाँ पर बेटे इंट्रो दिया गया है हमें. We see a variety of objects in the world around us. We are unable to see anything in a dark room. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. If we enter in a dark room, तो क्या हमें वहाँ पे कुछ दिखाई देता है? हम अगर एक ऐसे कमरे में जाएं जहाँ पर कोई उजाला नहीं है, जहाँ पर कोई लाइट नहीं है, तो क्या अंधेरे में हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना. तो फिर कब देखते हैं? ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल. जैसे ही हम उस रूम की लाइट को ऑन करें या हम वहाँ की विंडोज़ को ओपन कर दें और वहाँ से सनलाइट अगर एंटर होती है इस रूम के अंदर, तो हम उस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको देख सकते हैं. तो व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? जो थिंग्स हैं, चीज़ें जो हैं, वस्तुएं जो हैं, उन्हें क्या देखने योग्य बनाता है? लाइट. लाइट से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स. ऑफ कोर्स ये तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिन के समय में जो सूरज का उजाला होता है, जो सनलाइट होती है, उससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं. बट इन द नाइट में हम लोग क्या करते हैं बेटे? यस, वी आर गोइंग टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. जैसे ही हम लोगों ने स्विच ऑन किया वैसे ही बल्ब ऑन हो जाता है रूम का और हमें अंदर की जो वस्तुएं हैं, जो थिंग्स हैं, वो विजिबल होती हैं. इसी तरीके से यह स्टार्टिंग में इंट्रो दिया गया है लाइट के बारे में और ये बताया गया है कि वो कौन सा फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है, हमें कलर्स दिखाई देते हैं, है ना. और इसके अलावा ये बताया गया है कि लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही अपने गमन करती है. मूवमेंट उसका जो है लाइट का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है. लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई दीवार आ गई है, कोई वॉल आ गई है, तो अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो क्या होगा? ये क्या इसके अंदर एंटर करेगी? नहीं, इसके अंदर एंटर नहीं करती है. क्या होता है कि जहाँ भी लाइट के लिए मीडियम सामने की तरफ आ गया है, ये इससे टकराई है यहाँ पर और टकराकर इसी जगह के ऊपर ये रुक जाती है. ठीक है ना. ऐसा तो नहीं होता कि इसको क्रॉस करके चली जाए. और उसके बाद में यदि हम इस बात को एक एक्सपेरिमेंट से समझना चाहें तो हम बेटे एक पाइप लें, है ना. एक स्ट्रेट पाइप हम लोगों ने लिया. देखिए यहाँ पे कि हमने एक स्ट्रेट पाइप लिया बेटे इस तरीके से. इसके इस तरफ वाला जो एरिया है वहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं इस जगह से. और पाइप अगर स्ट्रेट है तो यहाँ पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि इस तरफ कोई कैंडल जो है वो जल रही है, तो हमें ये कैंडल दिखाई देती ना, हमें यहाँ पर कैंडल दिखाई देती है. लेकिन मान लीजिए कि ये जो पाइप है ये बैंड हो गया इस तरीके से. बैंड होने से क्या होगा? क्या अब हमें ये कैंडल दिखाई देगी यहाँ पर? नहीं. क्यों नहीं दिखाई देगी? कि जहाँ पर भी ये पाथ बीच में रुक गया है, लाइट जो है वहाँ पे ट्रैवल होना बंद हो गई है. दैट मीन्स कि ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही गमन करती है. द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट casts a sharp shadow on an opaque object points to the straight line path of light usually indicate as a ray of light. समझ में आया ये? Now next ये बताया गया है कि
इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स को बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से स्टडी करेंगे। एक तो होगा बेटा रिफ्लेक्शन, और एक होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? तो ये स्टार्टिंग हमने चैप्टर के पेज से किया है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी जो है मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ, हम नोट्स के थ्रू करेंगे और कुछ टॉपिक को हम बुक के अंदर से कवर करेंगे, कुछ टॉपिक्स को हम नोट्स के अंदर से फॉलो करेंगे। ओके, नाउ आइए यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ दिया है नोट्स का, ये स्लाइड है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन? देन फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द रिफ्लेक्शन। Light is a form of energy which enable us to see the object. लाइट क्या है बेटा? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी। एनर्जी की ही एक फॉर्म है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। स्ट्रेट लाइन propagation, light wave travel from one point to another along a straight line। ये बात तो मैंने अभी आपको बताई है, कैंडल वाला एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि लाइट जो है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही गो थ्रू होगी, जाएगी, है ना। अगर ये बीच में से बैंड हो जाता है तो हमें यहाँ वाला जो पोर्शन है ये दिखाई नहीं देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड। इस चीज़ को आप समझिए बेटे, ये जो डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है एक्चुअल में ये हमने 8th क्लास में भी स्टडी किया है। 8th क्लास में भी हमारे पास ये टॉपिक है लाइट, और वहीं से मैं हमेशा बताती हूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे 10th क्लास में हमसे कनेक्ट होगा। तो वहीं पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि मान लीजिए हमारे पास में इस तरीके से सरफेस है और ये हमारे पास यहाँ पर ये पार्ट जो मैंने आपको बताया है ये कोई पॉलिश सरफेस है। जब रे ऑफ लाइट स्ट्रेट फॉर्म के अंदर आती है, इससे टकराती है, तो टकराने के बाद में ये लाइट क्या होता है, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन। तो ये जो रेज़ आ रही है, ये वाली जो रेज़ है, इसे हम लोग किससे शो करते हैं? आई से करते हैं, स्मॉल आई से शो करते हैं। और ये क्या है? इंसिडेंस रे। कौन सी रे कहलाती है बेटा? इंसिडेंस रे। और ये वाली लाइट जो कि यहाँ से नॉर्मल से टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्ट हो गई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बेटे हम लोग इसको? रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में यहाँ नॉर्मल से मिलकर इस जगह पर और इस जगह पे क्या होता है? 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो आई और नॉर्मल के बीच के अंदर जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल आई। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एंगल, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट और नॉर्मल के बीच के अंदर जो एंगल बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा। इसे ही समझ के हम आगे चैप्टर को समझ सकेंगे। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दूं बेटे कि आगे जाके चैप्टर में हमें न्यू टर्म्स सीखने को मिलेंगी, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी परेशान ना हों। मैं आपको बहुत इजी गोइंग वे के अंदर उसे समझाने की कोशिश करूँगी कि आप उसे समझ जाएं। और इससे रिलेटेड हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस जो होंगे वो पुटअप होंगे, उन्हें हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। और इंटरनल और एक्सटर्नल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस चैप्टर में, वो मैं आपको एज अ PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल करवा दूँगी। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है
आप ये मान लीजिए कि 3 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है वो आ रहा है आपका यहाँ से, और बोर्ड की तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या नियम हैं? तो फर्स्ट है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। मैंने आपको बताया एंगल आई का बन रहा है यहाँ पे और एंगल आर का बन रहा है बेटे यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत समझने की ज़रूरत है आपको, और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप 8th क्लास में जो लाइट वाला चैप्टर है एक बार उसको स्टडी कर लें, उसको रीड आउट कर लें। तो वहाँ पर भी बैक एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी है इससे रिलेटेड, और वहाँ मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया था कि ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ये कह रहा है कि एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर होता है एंगल आर के। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। ये जितना भी मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ करा है ये सब कैसा है, ये ए की तरफ है ना। यदि मान लीजिए मैं इसको एयर का मीडियम बोलती हूँ तो ये जितना भी जो इंसिडेंस एंगल बन रहा है या जो रिफ्लेक्टेड एंगल बन रहा है ये सब कहाँ बन रहा है बेटे, ए की मीडियम में बन रहा है, मीडियम इसका एक ही है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, एक नॉर्मल, एक इंसिडेंस रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन में होगा। ओके, गॉट इट, आया बेटा समझ में। नाउ नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इससे रिलेटेड हम बहुत सारे पार्ट जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट ये कह रहा है, इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी आ रही है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन के ऊपर बन ही नहीं रही। सेकेंड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन राइट साइड ऑफ इमेज। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है, जहाँ पर भी ये वर्ड आएगा उसका मतलब होगा कि जो लेफ्ट साइड है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमें मिरर के अंदर जो इमेज जो बन रही है उसके अंदर हमें कैसा दिखेगा, राइट साइड में दिखेगा। एंड थर्ड, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, यदि हम लोग बात कर रहे हैं प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, तो उसके अंदर ये सब होगा। प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर जो बनने वाली इमेज होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सेकंड, लेटरली इन्वर्टेड होगी। और थर्ड कैसी होगी, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। हमारे ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है उतने ही साइज़ का हमारे पास में उसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द इमेज फॉर्म इज़ एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। यदि इस तरह के मिरर से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो कहाँ बनेगा, वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से किस तरीके की इमेज बनती है तो वो आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए बेटे, यहाँ पर बताया है कि भाई स्फेरिकल मिरर के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं ये। एक तो होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव में क्या होगा बेटा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ होगी, और कॉन्वेक्स में क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर एज अ कर्व्ड मिरर। जो स्पून, जो चम्मच हम लोग काम में लेते हैं उसका जो शाइनिंग पार्ट जो है उसे हम लोग कर्व्ड मिरर के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बहुत समझना ज़रूरी है कि कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, तो वो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी, हम लोग जो टर्म्स यहाँ पर काम में आएंगे, कुछ वर्ड्स हम लोग देंगे। वो कौन सा है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को किससे शो करते हैं हम लोग, पी से शो करते हैं। नेक्स्ट, जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है वो उसे हम यहाँ से सी पॉइंट के बीच में ले रहे हैं कि पी से सी की बीच की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में फोकल लेंथ को हम लोगों ने लिया है पी से एफ के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ।
और इसी तरीके से ये तो था कॉनकेव का, और ये वाला कहाँ, ये वाला किसका है, कॉन्वेक्स का। तो ये दोनों ही पार्ट इम्पॉर्टेंट है। और पिछली वाली स्लाइड के अंदर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इतना सब नोट कर लीजिए। और इसके बाद में जो चैप्टर हैं वो मैं आपको आगे जो चैप्टर हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करूँगी। ओके क्लास, आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कोई नई चीज़ नहीं है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप एक बार क्लास 8th का लाइट वाला चैप्टर जो है वो एक बार रीड आउट कर लीजिए, ताकि ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।